इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर तो क्या होता है और अगले 10 साल में अब तो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकें स्टॉक मार्केट से। जब भी ग्लोबल बैकड्रॉप आ चुका है उसी समय ज़्यादा लोग तो इंडियन मार्केट के बारे में ही ज़्यादा बातचीत कर दिया जाता है, क्योंकि इंडियन मार्केट होता है कि फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज़। जब देखें तो आज से इंडिया कभी नहीं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण पोजीशन नहीं आ चुका है हमारा देश में। और देखें तो हमारा देश तो फॉर्चुनेट है कि हम ज़्यादा अप ट्रेंड एक्सपीरियंस कर चुके हैं डाउन ट्रेंड से कंपेयर किए तो। और इसको समझने के लिए अब हम देखें कि 10 साल के लिए स्टॉक मार्केट और सेंसेक्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में हम रिव्यू करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। सितंबर 2023 में देखें तो सेंसेक्स तो 69,000 लेवल तो पहुंच गया और निफ्टी तो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 लेवल तो पहुंच गया। 10 साल पहले देखें तो सितंबर 2013 में सेंसेक्स का लेवल होता था अप्रॉक्सीमेटली 20K लेवल और निफ्टी का लेवल होता था कि 6K लेवल्स। अगर कोई भी आदमी सितंबर 2013 में 1 लाख सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो उसका वैल्यू होता है कि 3.29 लाख। अगर वही आदमी सितंबर 2013 निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो उसका वैल्यू होता था कि 3.25 लाख्स। अब इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अब हम प्रेडिक्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट और सेंसेक्स अगले 10 साल के लिए किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखते हैं और देखें कि क्या चीज़ों के कारण निफ्टी और सेंसेक्स तो इसी तरह परफॉर्मेंस दे चुके हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। पहले चीज़ होता है कि फूड एंड वैक्सीन सिक्योरिटी। हमारे पास फूड सिक्योरिटी भी होते हैं और वैक्सीन सिक्योरिटी भी होते हैं। कारण होता है कि हम तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होने के कारण हम तो ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी पर निर्भर नहीं करते और हम तो एक्सपोर्ट्स पर भी ज़्यादा निर्भर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास लार्ज डोमेस्टिक मार्केट होने के कारण हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं हम भी कंज्यूम भी करते हैं। दूसरी चीज़ होते है कि इंपोर्टेड क्रूड एट लोअर प्राइसेस। हमारे नेगोशिएशन स्किल्स तो ज़्यादा अच्छा दिख रहे हैं, क्योंकि हम तो लोअर इंटरनेशनल प्राइसेस में क्रूड ऑयल को खरीद कर दिया चाहते हैं और इसी कारण के लिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी ज़्यादा अच्छा से काम कर दिया जाते हैं। जब रशिया यूक्रेन वॉर आ चुका है उसी समय इंडिया तो रशियन क्रूड ऑयल तो ज़्यादा कम प्राइसेस में लेने के कारण वो तो ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा चुका है। तीसरा चीज़ होता है कि स्टेडी इनकम इन टैक्स कलेक्शन। ज़्यादा लोग तो टैक्स देने के लिए शुरुआत कर दिया जाते हैं और इसी कारण के लिए पिछले साल से वो तो 18% ऊंची बढ़ गई। ये तो बजटेड एस्टिमेट से भी ज़्यादा होते हैं। और जब मैं टैक्स के बारे में बातचीत कर दिया जाता है, मैंने डायरेक्ट और जीएसटी के बारे में बात कर रहा हूँ। चौथा चीज़ होते है कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। सभी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसी कारण के लिए जो भी सेक्टर कोविड-19 से अफेक्ट कर दिया जाते हैं वो सभी सेक्टर्स तो ज़्यादा फास्ट से रिकवरी भी हो चुका है, जैसे हॉस्पिटैलिटी और अदर सेक्टर्स। और यह सेक्टर्स तो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो तो कभी नहीं कर चुका है। इसी तरह वो सेक्टर्स तो परफॉर्म करने के कारण ये भी एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का ग्रोथ के लिए। पांचवा चीज़ होता है कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आधार, यूपीआई और अकाउंट एग्रीवेटर्स तो फ्यू डीपीआई इनिशिएटिव्स माना जाते हैं, उन्होंने हम सक्सेसफुली इंडस्ट्री में अडॉप्टर कर दिया जाते हैं और इसके कारण ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में हम फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूशन भी पॉसिबल हो चुका है और डिजिटल दुनिया भी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो चुका है। और यह स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हम तो ज़्यादा बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं और देखें तो पूरी दुनिया भी अब इसको अडाप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। छठा होता है कि फाइनेंशियल सिस्टम इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। अब देखें तो हमारा इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम जो भी ट्रबल्स उन्होंने अर्लियर फेस कर दिया जाते वो सब ट्रबल्स को तो सोल्यूशन तो ढूंढ लिया और इसी कारण के लिए हम तो एक से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हैं। और अब हम देखेंगे तो सभी बैंक्स तो वेल कैपिटलाइज्ड हो चुका है और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी ज़्यादा कम पड़ गए और हमारा सिस्टम भी वेल रेगुलेटेड होते हैं। सातवां चीज़ होता है कि गवर्नमेंट मेकिंग एफर्ट्स टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। हमारे गवर्नमेंट तो हमारे इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और अब हमारे गवर्नमेंट तो इंडियन इकोनॉमी को ऑर्डरली मैनर में डीकार्बोनाइज करने के लिए भी ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं।
ये तो कुछ रीजंस होते हैं जिसके वजह से हमारा इंडिया तो हम के लिए भी अच्छा दिखते हैं और देखें तो पूरे दुनिया के लिए भी ये तो अच्छा दिखते हैं। अब देखें तो इसी कारण के लिए हम कह सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट तो अगले 10 साल के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि अगले 10 साल का इंडियन स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन। हमने अब तक अगले 10 साल का आउटलुक के बारे में बातचीत कर दिया जाता है। अब हम देखें कि इंडियन स्टॉक मार्केट का प्रोजेक्शन और की प्रेडिक्शन अगले 10 साल के लिए क्या होते हैं। सेंसेक्स तो किधर पहुँचते 2030 और 2033 में, निफ्टी तो किधर पहुँचते 2030 और कि 2033 में, हमने कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट से। हमने 3 सिनारियोस को कंसिडर करते हैं। सिनारियो 1, इसमें देखेंगे कि अगले 10 साल के लिए यह रिटर्न तो पॉसिबल हो चुका है। अगर आपने इसी रिटर्न कंसिडर कर दिया जाते तो सेंसेक्स किधर पहुँचते और कि निफ्टी किधर पहुँचते। अब हम देखेंगे अगले 10 साल में देखेंगे तो ये तो 12.67 पर आनम रेट तो सेंसेक्स तो ऊंचे बढ़ गए और इसी कारण के लिए अगले 10 साल के लिए उसी रेशियो में वो तो बढ़ते हैं तो वो तो 2,20,000 लेवल तो पहुंचते हैं। अगर अगले 10 साल पिछले 10 साल में देखें तो निफ्टी तो 12.52 पर आनम रेट तो दिखा दिया है। इसी तरह वो तो बढ़ते हैं तो भी वो तो 64,711 पहुँचते हैं। सिनेरियो 2 देखें तो अगर आप सोचते तो ये तो 12% रिटर्न नहीं दे सकते अगले 10 साल के लिए, आप तो यह कंपैरिजन को थोड़ा सा नीचे गिर कर सकते हैं। 12% से आप तो 3% तो नीचे गिरते हुए अब हम देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगर वो तो 3% गिरते हैं तो अगर वो 3% गिरते हैं तो भी 9.67 पर एनम रेट में देखेंगे तो भी सेंसेक्स तो 1,68,000 पहुँचते हैं और 9.52 रेट में देखें तो निफ्टी तो 49,400 लेवल्स पहुँचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मार्केट पिछले 10 साल से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे और ज़्यादा रिटर्न दे सकेंगे तो हम तो थोड़ा सा एडिशनल 3% रिटर्न हम कंसिडर करते हैं। इसके वजह से 15.67 पर एनम रेट देखें तो भी सेंसेक्स तो 2,86,000 पहुँचते हैं और जब आप निफ्टी को कंसिडर करते हैं कि 15.52% पर एनम, इस समय निफ्टी तो 84,200 लेवल्स पहुँचते हैं। जो भी सिनेरियो में देखेंगे तो भी आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलते हैं। ये तो अच्छा तरीका होता है इंडियन मार्केट में, इसीलिए आप तो इंडियन मार्केट में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने में कोई भी प्रश्न नहीं होते हैं। लेकिन आपका फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान रखकर आप इन्वेस्ट करते ही आपको फ़ायदा उठा पाएगी। लेकिन इंडियन मार्केट में कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट तो इन्वेस्टर्स के लिए भविष्यकाल में ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकेंगे। यह वीडियो से आप ऐसे इन्वेस्टर यही सीखना चाहिए। ज़्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर्स तो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छा कर रहे हैं और अगले साल में देखें तो ज़्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर्स तो इंडिया में इन्वेस्ट भी करते हैं। कारण हो सकते हैं कि इसमें होने वाले कंपेलिंग डेवलपमेंट स्टोरी, सोशियो इकोनॉमिक बेस, स्टेबल गवर्नमेंट और की ऑनगोइंग स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसमें देखें तो हमारा इंडिया तो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज भी कर दिया जाता है। इसके कारण बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल आ चुका है। वो सेक्टर में भी नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, पीयू प्रेजेंट, ये सब तो आपको अल्फा रिटर्न्स देने के लिए इन्वेस्टर के लिए मौका देने के कारण आप ऐसे इन्वेस्टर ज़्यादा लकी है कि आप भी हमारा देश में इन्वेस्ट कर सकेंगे। और देखें तो अगला 10 साल के प्रेडिक्शन तो ज़्यादा अच्छा ही दिख रहे हैं। इसलिए आप तो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप सोच कर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट तो अलग पड़ने के कारण आप तो उसी तरह इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चुनना चाहिए और उसी तरह सेंसेक्स और इंडेक्स को चुनना चाहिए, जिसके वजह से आप तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे। आप तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेफरेंस लेते हुए किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं चुनना चाहिए। आप तो फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हो, वो तो पता है कि आपका आइडियल इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या हो सकते हैं और ये इंडेक्स से आप किस तरीके से फ़ायदा उठा पाएगी और यह सेंसेक्स से आप तो किस तरीके से फ़ायदा उठा पाएगी। यह सब सोचते हुए फाइनेंशियल प्लानर आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस दे दिया जाते हैं। वो एनालिसिस आप पढ़ते ही आप तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का एक कदम आगे चलते हैं। अगर आपको यह विषय के बारे में डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।